एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू जियोग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे आज, जैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है एंड कहाँ कहाँ पे है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कितना बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक है स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन जो है ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे जोन है, जिस जोन पे बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो सब इस स्ट्रक्चर के अंदर है। तो यहाँ पे गोल्स, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एट फर्स्ट, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सबसे पहले हमको जानना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज ओरिजिनेटेड बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1974। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यूनेस्को जो है वहाँ से, एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो हुआ है 1974, वहाँ से ये बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट जो है इनका ओरिजिन हुआ है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है ये हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो आप वो वीडियो देख लेना, बाद में आ जाएगा इसके बाद मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तब वहाँ पे हम ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है वो पूरा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ से इनका ओरिजिन है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1974। यूनेस्को द्वारा इसका ओरिजिन हुआ है एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो बना है वहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व आर पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरिस्टेरियल और कोस्टल मेरीन इकोसिस्टम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिस्टेरियल एंड मेरीन इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली क्या है, पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो नेचुरल जो लैंड एरिया है, कल्चरल जो लैंड एरिया है, उनका पार्ट है ये, ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरिस्टेरियल और कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम। मतलब लैंड इकोसिस्टम, कोस्टल एरिया का इकोसिस्टम उधर भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व, लैंड एरिया में भी हो सकता है, मेरीन एरिया में भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिस्टेरियल एंड मेरीन इकोसिस्टम ये भी हो सकता है। मतलब टेरिस्टेरियल एंड मेरीन इकोसिस्टम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ये हो सकता है। तो मेनली बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन से एरिया के ऊपर ये बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, एक तो कोई भी जगह के ऊपर ये हो सकता है, जैसे टेरिस्टेरियल लैंड, कोस्टल लैंड, मेरीन इकोसिस्टम, सभी के ऊपर एक लार्ज एरिया लेके ये बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिस्टेरियल एंड मेरीन इकोसिस्टम ये भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। Biosphere reserve are designed to deal with one of the most important question the world face today. तो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली बना है किस लिए, किस काम के लिए ये बना है। तो एक जो क्वेश्चन है वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है अभी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ये बायोस्फीयर रिजर्व बना है। वो क्या है, हाउ कैन वी reconcile conservation of biodiversity and biological resource with their sustainable use। तो हम ये मैटर जो है कैसे सॉल्व करें, कि हाउ कैन वी रिकॉन्सिल, मतलब हम कैसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें। जो प्रॉब्लम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स विद देयर सस्टेनेबल यूज। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में, एंड बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये पूरे जो चीज़ है इसका सस्टेनेबल यूज़ करके हम कैसे इनको कंजर्व कर पाए। सस्टेनेबल यूज़ मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है। उसको कोई फॉरेस्ट एरिया अगर समझो, तो फॉरेस्ट एरिया को उनका प्रोड्यूसर्स जो है वो ऐसे आपको लेना है कि फॉरेस्ट एरिया सेव रहे एंड नेक्स्ट जो जनरेशन आए वो भी उनसे प्रोड्यूसर्स ले पाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, जितना कम से कम ज़रूरी हो आप उतना ही ले। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज़, मतलब ज़्यादा करके नहीं लेना, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख के आपको यूज़ करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है
मतलब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है एंड बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है, इनका सस्टेनेबल यूज करके कैसे हम ये अपना जो पूरा वर्ल्ड है इनको कंजर्व करें, पूरा जो नेचर है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इनको हम कंजर्व करें कैसे सस्टेनेबल यूज करके। तो यही मेन काम है जो बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। एंड इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व इन्वॉल्व नेचुरल एंड सोशल साइंटिस्ट, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड लोकल कम्युनिटीज। तो एक इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या रहता है, मतलब कौन कौन लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। नेचुरल एंड सोशल साइंटिस्ट, जो नेचर एंड सोशल ये सब काम के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, ऐसा साइंटिस्ट यहाँ पे रहता है। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप, जो कंजर्व करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा एक ग्रुप यहाँ पे रहता है जो पूरे एरिया को कंजर्व कर पाए, उनको डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें करना हो सकता है वो सब कर पाए, ये इसके लिए एक ग्रुप यहाँ पे रहता है। मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटीज़ यहाँ पे होना चाहिए। एंड लोकल कम्युनिटीज़, ऑब्वियसली लोकल कम्युनिटीज़ तो होना ही चाहिए। कोई एक जगह को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो आप, तो उसको उसके अंदर आपको लोकल, जो उस लोकल एरिया का जो लोग है उनको आपको इंक्लूड करना ही है, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए लोकल कम्युनिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एन इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन रहता है? एक नेचुरल एंड सोशल साइंटिस्ट, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड लोकल कम्युनिटीज, ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन दिस कॉम्प्लेक्स इशू। तो सभी मिलके एक साथ ये काम करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व? इनका ओरिजिन हुआ है बाय यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इन 1974। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। ये कोई भी जगह हो सकता है, टेरिस्टेरियल लैंड हो सकता है, कोस्टल लैंड हो सकता है, मेरीन इकोसिस्टम हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व मेनली क्या करते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में कैसे हम बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स जो हमारे पूरे वर्ल्ड में है उनको हम सस्टेनेबल यूज करके कैसे उनको कंजर्व कर पाए, एक ऐसा एक काम ही ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है करता है। एंड इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन रहता है? नेचुरल सोशल साइंटिस्ट, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड लोकल कम्युनिटीज, सब मिलके ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, पहले क्या क्या हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के पहले। तो इन 1983 यूनेस्को एंड यूएनईपी, यूनेस्को मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएनईपी यूनाइटेड नेशन environmental program jointly convened the first international biosphere reserve congress in Minsk, बेलारस। बेलारस का जो कैपिटल है मिन्स्क, बेलारस मेनली एक यूरोपियन कंट्री है। इन कॉर्पोरेशन विथ फाओ एंड IUCN, फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये है इनका फुल फॉर्म। हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। यूएनईपी इनका काम क्या है, यूनेस्को इनका काम क्या है, फाओ, IUCN, सभी हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये जो टर्म है ये क्या क्या है। ठीक है, एंड इसका काम क्या क्या है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की हिस्ट्री में हमने क्या देखा? इन 1983 यूनेस्को एंड यूएनईपी जॉइंटली एट फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस जो है वो किया है। कहाँ पे? बेलारस के कैपिटल जो है मिन्स्क, वहाँ पे जो एक यूरोपियन कंट्री है बेलारस, इन कॉर्पोरेशन विथ फाओ एंड IUCN। तो फाओ एंड IUCN इनके साथ मिलके एक यूनेस्को एंड यूएनईपी जॉइंटली इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस किया है 1983 में। The Congress activities gave rise in 1984 to an action plan for biosphere reserve। तो ये जो कांग्रेस इन्होंने यहाँ पे बनाया है, तो 1984 में ये काम किया है, एक एक्शन प्लान फॉर बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बनाया है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस ऐसा हो जो जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जाना जाए और भी बोल पाए, अच्छे से आप जान पाए, तो ऐसा एक कन्वेंशन जो हुआ है कहाँ पे? वाज साइंड एट द आर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो इन जून 1992। तो जून 1992 में जो आर्थ समिट हुआ है रियो डी जेनेरो में,
वहाँ पे द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है साइन हुआ है, मतलब आप कर सकते हो एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये साइन हुआ है कहाँ पे, आर्ट समिट इन रियो डी जेनेरो इन जून 1992, वहाँ पे ये साइन हुआ है। एंटर्ड इनटू फोर्स इन दिसंबर 1993, तो 1993 के दिसंबर में ये कन्वेंशन जो है किया गया है। हैज़ नाउ बीन रेटिफाइड बाय मोर देन 100 कंट्रीज, एंड ये मेनली अभी जो है 100 कंट्रीज तक इनको रेट किया है। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा काम जो है हुआ है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा हिस्ट्री में, एक तो 1983 में यूनेस्को, यूएनईपी, फाओ एंड आईयूसीएन ये चारों मिलके एक साथ इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस जो है वो किया है बेलारस में। एंड ये कांग्रेस जो एक्टिविटीज है यहाँ से क्या निकल के आया है, एक्शन प्लान फॉर बायोस्फीयर रिजर्व एक यहाँ पे बनाया है, एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक किया गया है जो साइन हुआ है कहाँ पे, आर्ट समिट इन रियो डी जेनेरो इन जून 1992, एंड ये केम इन टू फोर्स 1993 में ये काम करना शुरू किया है। न्यू काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सच एज क्लस्टर एंड ट्रांसबाउंडरी रिजर्व हैव बीन डिवाइस्ड एंड मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव इवॉल्व्ड, एंड इनके बाद क्या हुआ है, क्लस्टर एंड ट्रांसबाउंडरी रिजर्व। क्लस्टर रिजर्व मतलब क्या है, एक जगह पे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक साथ रहना, एक एरिया में 2, 3, 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही कम डिस्टेंस में रहना, तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर, मतलब एक जगह पे रहना। जैसे कोई ऐसा एक जगह अब समझो तो यहाँ पे ऐसे करके एक जगह पे कोई 2, 3, 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हो, तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब एक जगह पे रहना। ट्रांसबाउंडरी रिजर्व मतलब कोई 2 कंट्री के बाउंड्री के ऊपर ही ये जो बायोस्फीयर रिजर्व ये बनाया है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसबाउंडरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब धीरे धीरे करके हुआ है, नया बायोस्फीयर रिजर्व ये सब बना है, एंड और भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को डिसाइडेड इन 1991 टू एस्टैब्लिश एन एडवाइजरी कमिटी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इनके बाद जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यूनेस्को का, उन्होंने सोचा कि एक एडवाइजरी कमिटी बनाया जाए बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। UNESCO organized the International Conference on Biosphere Reserve at the invitation of the Spanish authorities in Seville from 20 to 25 मार्च 1995। तो यूनेस्को ऑर्गेनाइज किया है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को ऑर्गेनाइज किया है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। किसने उसको इनवाइट किया है, ऑथोरिटीज इन सिवाइल, जो एक स्पेनिश ऑथोरिटीज इन सिवाइल, एंड ये हुआ है 20 to 25 मार्च 1995, मतलब 20 से 25 मार्च तक ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ है सिवाइल में, ठीक है, स्पेनिश ऑथोरिटी से जिसने ये इनविटेशन किया है, एंड वहाँ पे ये हुआ है। आपको हिस्ट्री समझ में आ गया, एंड बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व वो भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बायोस्फीयर रिजर्व का गोल क्या क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अकॉर्डिंग टू सिवाइल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमने कहा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व हुआ है सिवाइल में, तो उनके अकॉर्डिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकल के आए हैं इधर से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गोल में क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या गोल है इसका बायोस्फीयर रिजर्व का। यूटिलाइज बियर्स मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, इनको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व का एज BR। यूटिलाइज बियर्स एज मॉडल ऑफ लैंड मैनेजमेंट एंड एन अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनको हम मॉडल ऑफ लैंड मैनेजमेंट के रूप में इनको यूटिलाइज करेंगे, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भी इनको यूटिलाइज करेंगे। मतलब कोई एक जगह का डेवलप करना, सस्टेनेबल डेवलप करना, ये सब करेंगे हम, एंड लैंड मैनेजमेंट का मॉडल एज ए मॉडल हम ये देखेंगे। यूज बियर्स फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनको हम यूज करेंगे किस किस काम के लिए, रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन सब काम के लिए, एंड इम्प्लीमेंट द बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट। तो बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट जो है उनको इम्प्लीमेंट करना ये एक मेन गोल है। तो यूटिलाइज BR एज मॉडल ऑफ लैंड मैनेजमेंट, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व आपको ऐसे बनाना है कि ये एक मॉडल ऑफ लैंड मैनेजमेंट ऐसे बन के रहे, ठीक है, मतलब लैंड मैनेजमेंट का एक मॉडल हो ये बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे इनको आपको यूटिलाइज करना है। एंड अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल यूज तो यहाँ पे करना ही है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप सस्टेनेबल यूज
करके कैसे अब नेचर को कंजर्व करे, वो ही मेन काम है बायोस्फीयर रिजर्व का। एंड बायोस्फीयर रिजर्व को हम रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब काम के पर्पस हम ये यूज कर सकते हैं। एंड अब ये तो गया गोल। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या है। सिक्योर द सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल। जो लोकल पीपल है, कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व मानो कोई एक जगह पे है, उस जगह का जो लोकल पीपल है उनका सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट आपको करना है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काम करने के लिए। वो मतलब वो जो लोकल पीपल है वो अगर सपोर्ट नहीं करे, वो अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बना पाओगे। लोकल जो एरिया है, लोकल जो कम्युनिटी है, उनका सपोर्ट अगर नहीं रहता है तो आप कोई भी काम उस जगह पे नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकल पीपल का सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। इंश्योर बेटर हार्मोनाइजेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट बियर्स जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो जोन है हम वो स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। तो ऐसे 3 जोन है, तो सभी जो जोन है उनके अंदर इंटरेक्शन अच्छा हो, ये आपको इंश्योर करना है। इंटीग्रेट बियर्स इनटू रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग में भी बियर को आपको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव नॉलेज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द बायोस्फीयर। तो ह्यूमन एंड बायोस्फीयर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन आप कैसे कर सकते हो, अच्छा इंटरेक्शन, उनके लिए आपको नॉलेज का इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब आपका जो नॉलेज है ह्यूमन एंड बायोस्फीयर इन सब के बारे में, उनको आपको इम्प्रूव करना है बहुत ज़्यादा। इम्प्रूव मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे तो हमने कहा ही गोल में कि मॉनिटरिंग, एजुकेशन, रिसर्च, ये सब बियर्स के अंदर आप कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ का इम्प्रूवमेंट भी आपको चाहिए। इम्प्रूव एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। एजुकेशन भी आपको इम्प्रूव करना है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा आपको अवेयर करना है एंड उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो ये सब इम्प्रूव करना है आपको। इम्प्रूव ट्रेनिंग फॉर स्पेशलिस्ट एंड मैनेजर। तो यहाँ पे जो काम करेगा, जो स्पेशलिस्ट रहेगा, जो मैनेजमेंट ग्रुप रहेगा, उन सब का ट्रेनिंग जो होता है उनमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपको लाना है। इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। जो फंक्शन बायोस्फीयर रिजर्व का जो फंक्शन है उनको भी आपको अच्छे से इंटीग्रेट करना है एंड वो फुलफिल करना है। स्ट्रेंथन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका स्ट्रेंथ भी बनना है आपको, मतलब बहुत अच्छा काम करना है, जैसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे से बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखा। एक तो लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है इनका जो जोन है उनके अंदर अच्छा इंटरेक्शन, एंड तीसरा है रीजनल प्लानिंग में बियर को इंटीग्रेट करना एंड आपका नॉलेज इंप्रूव करना। बहुत सारे चीज़ों में आपका नॉलेज जो ही इंप्रूव करना है। एक तो ह्यूमन एंड बायोस्फीयर का इंट्रोडक्शन, उनमें भी आपको नॉलेज इंप्रूव करना है। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, उनमें भी आपको नॉलेज इंप्रूव करना है। एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट, ये भी आपको इंप्रूव करना है। ट्रेनिंग फॉर स्पेशलिस्ट एंड मैनेजर, इन सब इंप्रूव करना है। जो फंक्शन है बायोस्फीयर रिजर्व का उनको इंटीग्रेट करना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे के सारे काम यहाँ पे होगा एंड इनका गोल जो है मेनली ऐसे मॉडल ऑफ लैंड मैनेजमेंट बीआर जो है बन सके, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है लैंड मैनेजमेंट का एक मॉडल बन के रहे, ये है मेन गोल यहाँ का। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 2007। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ईच बियर्स आर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड एंड और कोस्टल एनवायरनमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी जगह पे हो सकते हैं, हमने कहा टेरिस्टेरियल, कोस्टल एरिया, मेरीन इकोसिस्टम कोई भी जगह पे हो सकता है, बट वो एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ही ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनेगा। पीपल आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली पीपल आर मेन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। पीपल अगर नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये बन भी नहीं पाएगा। टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूट ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। टुगेदर, सॉरी दे होगा, ये जो दा हुआ है ये दे होगा। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लिंक्ड बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों मिलके, ये जो बियर है एंड पीपल, ये दोनों मिलके एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाया है ये बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर एग्जाम्पल ऑफ बायोम्स थ्रू आउट, ये थ्रू आउट होगा, throughout the world. The network of bears are example of biomes throughout the world. तो ये मेनली वर्ल्ड का जो बायोम है वो ही रिप्रेजेंट करता है ये बायोस्फीयर रिजर्व।
बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व यूनिक कम्युनिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो यूनिक कम्युनिटीज है, जो मेन कम्युनिटीज होता है, वो सब कंजर्व करता है ये बायोडाइवर्सिटी। बियर्स में ऑल्सो कंटेन यूनिक फीचर ऑफ लैंडस्केप। यहाँ का जो लैंडस्केप का फीचर है वो भी यूनिक है। इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन, बहुत सारे जो यूनिक जेनेटिक वेरिएशन वो भी यहाँ पे है। वन पॉपुलेशन ऑफ ए ग्लोबली रेयर स्पीसीज, देयर रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड यूनिकनेस में बोथ भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। तो कोई भी एक जो रेयर स्पीसीज है पृथ्वी का, वो यहाँ पे रहता है। मतलब जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे यूनिक कम्युनिटीज, यूनिक फीचर्स, यूनिक जेनेटिक वेरिएशन, रेयर स्पीसीज जो होता है सभी यहाँ पे कंजर्व होता है। तो कोई एक रेयर स्पीसीज का जो यूनिकनेस है, मतलब वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो यूनिक है, उनका रिप्रेजेंटेटिवनेस सभी यहाँ पे मेंटेन होता है एंड मेंटेन करके वो वहाँ पे रहता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया। पीपल है इनका मेन कंपोनेंट। ऑब्वियसली पीपल के बगैर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। पीपल है मेन कंपोनेंट एंड ये दोनों मिलके वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये बनाया है। ये जो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये मेनली बायोमी है एंड यहाँ पे कंजर्व होता है यूनिक कम्युनिटीज, यूनिक फीचर्स, यूनिक पॉपुलेशन ऑफ रेयर स्पीसीज, सभी यहाँ पे कंजर्व होता है। तो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये पार्ट। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया फॉर एडमिटेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क। तो कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व को अगर वर्ल्ड नेटवर्क में जाना है तो क्या क्या क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज रहना चाहिए। कंजर्वेशन और फंक्शन टू प्रिजर्व जेनेटिक रिसोर्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप। तो हमने कहा अभी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज वगैरह ये सब रहता है। उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक अच्छा सा कंजर्वेशन एंड फंक्शन ये यहाँ पे होना चाहिए, जो ये जेनेटिक रिसोर्स, स्पीसीज ये सब कंजर्व कर पाए। अ डेवलपमेंट फंक्शन फॉर फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एक डेवलपमेंट फंक्शन भी यहाँ पे होना चाहिए जो सस्टेनेबल यूज कर सके एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये कर सके। अ लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन टू सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन project, environmental education and training and research and monitoring related to local, national and global issue on conservation and sustainable development। तो यहाँ पे एक लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट करे क्या क्या चीज के ऊपर, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च ये सब अच्छे से हो पाए। मॉनिटरिंग रिलेटेड जो लोकल, नेशनल, ग्लोबल इशू है ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबको ये सपोर्ट कर पाए, ऐसे एक लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये सब काम अच्छे से होना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये सब अच्छे से होना चाहिए। जो इशू वगैरह हो रहा है रिसेंटली, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल इशू ऑन कंजर्वेशन, उनके ऊपर मॉनिटर भी आपको करना है। मतलब आपको अप टू डेट रहना है कि क्या क्या हो रहा है लोकली, नेशनली, ग्लोबली कंजर्वेशन के ऊपर इशू वगैरह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके ऊपर भी आपको आपका नॉलेज रहना चाहिए। तो ऐसा एक लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। इन सब चीज में जो स्पेशलिस्ट हो ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ये वर्ल्ड नेटवर्क में जा सकते हैं। मतलब ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर पाओगे तो आप वर्ल्ड नेटवर्क में वो बायोस्फीयर रिजर्व जा पाएगा। तो वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या बायोस्फीयर रिजर्व है एंड कौन कौन सी कंट्री के पास है, वो सब हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, द नेटवर्क इज वन ऑफ द मेन इंटरनेशनल टूल्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस इन ए वाइड एरे ऑफ कंटेक्स्ट। तो ये जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल टूल है फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अप्रोच है उनको डेवलप करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन जनवरी 2021 हम देखते हैं क्या, 727 बायोस्फीयर रिजर्व इन 131 कंट्रीज इंक्लूडिंग 22 ट्रांसबाउंडरी साइट। तो ट्रांसबाउंडरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है वो हमने बोला है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसे जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व बनता है जहाँ पे कोई दो कंट्री का बाउंड्री लाइन है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसबाउंडरी साइट्स। ठीक है, तो ऐसा 22 ट्रांसबाउंडरी बायोस्फीयर रिजर्व साइट है एंड 727 बायोस्फीयर रिजर्व है किसके अंदर, 131 कंट्रीज के अंदर अकॉर्डिंग टू जनवरी 2021। एंड उनके बाद रिसेंटली यूनेस्को हैज अप्रूव्ड द डिजाइनेशन ऑफ 11 न्यू
बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उनके बाद मतलब ये जो डेटा है 727 बायोस्फीयर रिजर्व अकॉर्डिंग टू 2021 जनवरी, उनके बाद 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने अप्रूव किया है इन 9 कंट्रीज, ठीक है। 9 कंट्रीज के अंदर 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने अप्रूव किया है। उनके अंदर 3 कंट्रीज जो है वो बिल्कुल नया कंट्रीज है, जैसे चाड, जॉर्जिया, जाम्बिया, ये 3 न्यू कंट्रीज भी यहाँ पे हुआ है। तो 131 कंट्रीज था पहले, उनके साथ 3 न्यू कंट्रीज ऐड हुआ है, तो 134 कंट्रीज हो गया है। एंड 11 बायोस्फीयर नया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ऐड हुआ है, तो 727 प्लस 11 इक्वल टू क्या होता है 738, तो जाके अब बना है 738 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो विद द न्यू डिजिग्नेशन देयर आर 738 बायोस्फीयर रिजर्व इन 134 कंट्रीज एंड 22 ट्रांसबाउंडरी साइट। ट्रांसबाउंडरी साइट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज जो था पहले वही है, 22 ट्रांसबाउंडरी साइट्स एंड 727 बायोस्फीयर रिजर्व था, उनके साथ 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है, तो 738 बायोस्फीयर रिजर्व। 131 कंट्रीज था, उनके साथ 3 नया कंट्रीज यहाँ पे ऐड हुआ है, उनके बाद ये हुआ है 134 कंट्रीज। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। तो ये 738 जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन से कंट्रीज के अंदर है एंड कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। 90 साइट्स इन 33 कंट्रीज इन अफ्रीका, तो अफ्रीका के 33 कंट्रीज के अंदर है 90 साइट, ठीक है। नेक्स्ट 36 साइट्स इन 14 कंट्री इन अरब स्टेट, तो अरब स्टेट के 14 कंट्री के अंदर है 36 साइट। एशिया एंड द पैसिफिक इनके 24 कंट्रीज के अंदर है 172 साइट्स। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इनके 41 कंट्रीज के अंदर है 308 साइट्स। एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन इनके 22 कंट्रीज के अंदर है 132 साइट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। एक तो है अफ्रीका के अंदर 33 कंट्रीज में 90 बायोस्फीयर रिजर्व है। अरब स्टेट के अंदर 14 कंट्रीज के अंदर 36 बायोस्फीयर रिजर्व है। एशिया एंड द पैसिफिक इनके 24 कंट्रीज के अंदर है 172 साइट। तो यहाँ पे इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे इंक्लूड होता है क्योंकि इंडिया एशिया के अंदर है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इनके 41 कंट्रीज के अंदर है 308 बायोस्फीयर रिजर्व। लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन के 22 कंट्रीज के अंदर है 132 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो 738 बायोस्फीयर रिजर्व इधर से निकलेगा एंड यहाँ पे कंट्रीज अगर आप ऐड करोगे तो 134 कंट्रीज यहाँ से निकलेगा। तो ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में, ऐसे ही ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। ये इधर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने कंट्रीज के अंदर है एंड कौन कौन से कंट्रीज के अंदर क्या क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड नया कितना जुड़ा है, यहाँ पे नया कंट्रीज क्या क्या यहाँ पे जुड़ा है वो भी आप यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का फंक्शन क्या है। मेन प्रिंसिपल टास्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर, तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेन प्रिंसिपल टास्क क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। मेन काज तो यही है, हम फर्स्ट स्लाइड से बोल के आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये है मेन काम कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एंड नियर नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल एंड नियर नेचुरल के अंदर ही आप समझो उसे, उनको प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना। अगर पेड़ पौधे ये सब कट हो जाए तो उनको रिस्टोर करके फिर से उन जगह का जो मेंटेन करना, ये सब इसके अंदर होता है। डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप, जो कल्चरल लैंडस्केप होता है उनका डेवलप करना, प्रिजर्व करना, जो कल्चरल डिज़ाइन है लैंडस्केप का उनको प्रिजर्व करना। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल यूज़ करना। कोई नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर, सॉइल, एयर कोई भी हो, उनको सस्टेनेबल यूज़ करना उनको। सेफगार्डिंग जेनेटिक रिसोर्स एंड द डाइवर्सिटी
ऑफ इकोसिस्टम। तो कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो सब रेयर स्पीसीज वगैरह होता है उनको सेव करना, उनका जो जेनेटिक रिसोर्स है उनको सेव करना, ये एक मेन काम है यहाँ का। तो कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या है, नेचुरल एंड नियर नेचुरल जो इकोसिस्टम है उनको प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना, कल्चरल जो डिजाइन है लैंडस्केप का, कल्चरल जो लैंडस्केप है उनको डेवलप करना, प्रिजर्व करना, वाटर, सॉइल, एयर, कोई भी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में उनका सस्टेनेबल यूज करना, मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख के आपको कम से कम जितना ज़रूरत होता है उतना ही यूज़ करना, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज़। तो सस्टेनेबल यूज़ करना नेचुरल रिसोर्स का, एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो जेनेटिक रिसोर्स होता है, स्पीसीज वगैरह होता है, उनको सेव करना अच्छे से, कंजर्व करना अच्छे से, ये मेन काम है बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यूज ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज। तो एनवायरमेंट के लिए सही हो ऐसा टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है, डेवलप करने के पर्पस, प्रिजर्व करने के पर्पस, जैसे एनवायरमेंट का कोई पोल्यूशन वगैरह ये सब ना हो, इसलिए एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज आपको यूज करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल वैल्यू चेन, रीजनल वैल्यू चेन आपको यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उनका प्रोडक्शन करना एंड मार्केट करना, सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस, तो मतलब हमने बार बार यहाँ पे कहा है सस्टेन यूज करना, सस्टेन प्रोडक्शन, सस्टेन मार्केटिंग, ये सब यहाँ पे करना। एनवायरमेंटली एंड सोशली कॉम्पेटेबल टूरिज्म, जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, वो आपको ऐसे करना है कि एनवायरमेंटली एंड सोशली वो कंफर्टेबल हो। तो एनवायरमेंट को सेव करके, कंजर्व करके ही टूरिज्म आपको करना है, मतलब ऐसे नहीं करो कि एनवायरमेंट पूरा नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या क्या है, एक तो एनवायरमेंटली साउंड जो टेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंटली कॉम्पेटेबल जो टेक्नोलॉजी से वो आपको यूज करना है, रीजनल वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करना है, सस्टेनेबल प्रोड्यूस प्रोडक्ट का मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन करना है, टूरिज्म जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्या है, एडुकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो इनके लिए एडुकेशन की तो ज़रूरत है ही, आपको अगर सस्टेनेबल यूज़ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कोई एक जगह का नेचुरल इकोसिस्टम जो है उनको आपको कंजर्व करना है, मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपको रिसर्च, एडुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब की ज़रूरत तो है ही। डेवलपमेंट ऑफ द स्किल टू शेप ए सस्टेनेबल फ्यूचर, तो आपको स्किल का इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ये तो आपको करना ही है, सस्टेनेबल फ्यूचर आप अगर चाहते हो तो। पब्लिक रिलेशन वर्क प्रैक्टिस बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड एडुकेशन, ऑब्वियसली ये सब तो चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड एडुकेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस, वर्क, ये सब आपको करना है। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, तो इकोसिस्टम रिलेटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग जो लॉन्ग टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एंड रिसर्च मॉनिटरिंग, वो भी आपको यहाँ पे करना है, मतलब सस्टेनेबल यूज के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम उनको कंजर्व करने के लिए आपको अच्छे से एडुकेशन, आपका जो स्किल है उनको इम्प्रूव करना है, एडुकेशन है उनको इम्प्रूव करना है, रिसर्च बहुत अच्छे तरह से करना है, लॉन्ग टाइम मॉनिटरिंग ये भी आपको करना है। तो ये सब काम जो है बायोस्फीयर रिजर्व करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। बायोस्फीयर रिजर्व आर डिमार्केटेड इनटू 3 इंटररिलेटेड जोन, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड ऐसा जोन है। अगर समझो कोई ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर ऐसे करके इनको अलग अलग करके जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो क्या क्या जोन है, एक तो है कोर जोन, और एक है बफर जोन, और एक है ट्रांजिशन जोन आउटसाइड द बफर जोन। ये मिडिल का जो स्मॉल सा है ये है कोर जोन, इनके बाद का एरिया जो है ये है बफर जोन, एंड बिल्कुल लास्ट का एरिया जो है वो है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम में आपको दिखाएंगे बाद में। तो सबसे पहले द कोर जोन, जो मिडिल का जोन है, जो बिल्कुल बीच का जो एरिया है वो है कोर जोन। तो कोर जोन में क्या क्या काम होता है, ये है एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड, ये एरिया जो है कोई भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई पीपल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है, कोई अलग टूरिज्म इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है, मतलब ये अनडिस्टर्ब्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड एक एरिया है कोर जोन। मस्ट कंटेन सुइटेबल हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल, तो ये यहाँ पे जो है बहुत सारे न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, जो रेयर सारी के सारी स्पीसीज है, उन सब का सुइटेबल हैबिटेट है यहाँ पे, मतलब उन सबको डिस्टर्ब नहीं कर पाए कोई लोग, इसलिए ये अनडिस्टर्ब्ड एक एरिया है। यहाँ पे ये जो स्पीसीज वगैरह है, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ये सब अच्छे से यहाँ पे रह पाए,
कंजर्व होके, ठीक है, उनका अच्छा एक हैबिटेट एरिया है ये कोर जोन, इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर प्रीडेटर एंड मे कंटेन सेंटर ऑफ एंडेमिज्म। तो ये मेनली एंडेमिज्म का सेंटर है। एंडेमिक और एंडेमिज्म ये क्या है, जो कोई एक स्पीसीज का जो ओरिजिन है, एंडेमिज्म जो उस जगह पे ही ओरिजिन है एंड उस जगह पे ही वो रहता है, तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो वो ही उसका ही सेंटर है ये कोर जोन, ठीक है। Core area conserve the wild relative of economic species and represent genetic reservoir। तो यहाँ पे कंजर्व होता है कोर एरिया पे क्या क्या, इकोनॉमिक स्पीसीज वगैरह एंड जेनेटिक जो रिजर्वर है, ये सब यहाँ पे कंजर्व होता है कोर एरिया में, ठीक है। तो कोर जोन में मेनली क्या क्या काम होता है, एक तो ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का सुइटेबल हैबिटेट है, ये कंजर्व करते हैं जेनेटिक जो रिजर्वर है, इकोनॉमिक स्पीसीज वगैरह जो है ये सब ये कोर एरिया जो है कंजर्व करते हैं। प्लेस ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट, तो ये साइंटिस्ट जो होता है उनका बहुत एक जो इंटरेस्ट का एरिया होता है, क्योंकि ये अनडिस्टर्ब है, लोगों से दूर रहता है, तो यहाँ पे क्या क्या काम होता है, इसके लिए साइंटिस्ट का एक बहुत इंटरेस्ट का एरिया होता है ये। कोर जोन सिक्योर लीगल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज दैट डू नॉट अफेक्ट नेचुरल प्रोसेस एंड वाइल्ड लाइफ आर अलाउड। तो यहाँ पे कैसा रिसर्च एक्टिविटीज ये सब अलाउ है, यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन है कोर जोन के अंदर एंड मैनेजमेंट भी है, जो ऐसे रिसर्च एक्टिविटीज को यहाँ पे अलाउ करते हैं जो यहाँ का नेचुरल जो प्रोसेस है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वगैरह जो यहाँ पे रहता है, उनके काम में अगर कोई इफेक्ट ना होता है, मतलब उनको अगर कोई दिक्कत नहीं होता है, वो अगर अच्छे से रह पाता है, तो ऐसा ही रिसर्च एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउ किया जाता है। अगर इनके ऊपर कोई मतलब इनका हैबिटेट जो है वो बिगड़ जाए एंड इनका काम वगैरह जो है वो बिगड़ जाए, स्पीसीज जो है अनकंफर्टेबल होता है रहने के लिए, तो वैसा रिसर्च यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सिक्योर एंड लीगल प्रोटेक्शन है, जिनके द्वारा क्या मतलब कौन सा रिसर्च एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउ होगा वो भी आपको पहले से डिसाइड करना है, ठीक है। मतलब नेचुरल प्रोसेस और वाइल्ड लाइफ जो है इसके अंदर कोर जोन के अंदर जो सब स्पीसीज वगैरह कंजर्व होके रहते हैं, उनके लाइफ में अगर इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा रिसर्च एक्टिविटीज ही यहाँ पे अलाउ होता है। स्ट्रिक्ट नेचर reserves and wilderness portion of the area are designated as core zone of bear। तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, तो ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, नेचर को रिजर्व करने के लिए ही मेनली ये कोर जोन बनाया गया है। एंड वाइल्ड लाइफ का जो वाइल्डरनेस है, मतलब वाइल्ड लाइफ जो है वो भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, तो इसलिए ऐसे ही कोर एरिया को डिजाइन किया गया है। दिस जोन इज टू बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन प्रेशर एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तो ये जो जोन है पूरे ह्यूमन प्रेशर से फ्री है, मतलब कोई भी पीपल वगैरह ये सब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, कोई भी लोगों का प्रेशर इस जगह पे नहीं है। तो कोर जोन जो है मेनली पूरा स्ट्रिक्टली मतलब कंजर्व एरिया है, स्ट्रिक्ट एरिया है, ये स्ट्रिक्टली अनडिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो जेनेटिक रिसोर्स है, जेनेटिक जो प्लांट स्पीसीज वगैरह है, ये सब यहाँ पे कंजर्व होके रहते हैं। इनका मेन हैबिटेट एरिया है ये कोर जोन बनाई गया है इसलिए कि इन सब स्पीसीज वगैरह, वाइल्ड लाइफ, प्लांट वगैरह, इन सब को कंजर्व कर पाए, इसलिए ये बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे ही रिसर्च एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउ किया जाते हैं जो इस नेचुरल प्रोसेस को अफेक्ट ना करे, ऐसा एक्टिविटीज ही यहाँ पे अलाउ किया जाते हैं। एंड ह्यूमन प्रेशर से ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये गया कोर जोन जो बिल्कुल मिडिल का एरिया है, जो यहाँ पे जो स्मॉल सा जो एरिया है बिल्कुल मिडिल का, ये है कोर जोन। तो यहाँ पे ये सब काम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बफर जोन। बफर जोन मतलब कौन सा जोन, ये कोर जोन के साइड का जो एरिया है ये है बफर जोन। तो बफर जोन में क्या है, बफर जोन विच एडजॉइन और सराउंड कोर जोन। तो कोर जोन जो है उनके चारों तरफ जो सराउंड करके जो जोन रहता है उसे हम कहते हैं बफर जोन। यूज एंड एक्टिविटीज आर मैनेज्ड इन वेज दैट प्रोटेक्ट द कोर जोन। तो बफर जोन का मेन काम ही है कोर जोन जो है उनको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज वगैरह होता है, यूजेस वगैरह होता है, उनको मैनेज करना कि उनकी वजह से कोर जोन का कोई इफेक्ट ना हो, ये सब मैनेज करना ही ये बफर जोन का काम है, ठीक। यूजेस एंड एक्टिविटीज इंक्लूड रेस्टोरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, साइट्स फॉर एनहेंसिंग वैल्यू एडिशन टू द रिसोर्स लिमिटेड, रिक्रिएशन, टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन कोर जोन। तो यहाँ पे वो सब काम होता है
जो तो हमने अभी कहा जो यूजेस एंड एक्टिविटीज इनको मैनेज करना कि वो कोर जोन को प्रोटेक्ट कर पाए, कौन कौन से काम यहाँ पे हो पाए जिसके वजह से कोर जोन प्रोटेक्टेड रहे, तो ये सब काम यहाँ पे देखना। तो यूजर्स एंड एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या है यहाँ पे, मतलब कौन कौन से काम के ऊपर ये मॉनिटर करता है। एक तो है रेस्टोरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइट एंड लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म मेनली, फिशिंग, ग्रेजिंग, ये सब जो है which are permitted to reduce its effect on कोर जोन। तो कोर जोन के ऊपर जैसे उनका इफेक्ट जो है रिड्यूस हो पाए, इसलिए बफर जोन के ऊपर ये सब काम करने के लिए परमिशन है, जैसे कोर जोन को वो प्रोटेक्टेड रख पाए, मतलब कोर जोन के अंदर ये सब काम नहीं होता है। रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर टू बी इनकरेज्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज भी यहाँ पे होता है बफर जोन में, इनको इनकरेज करते हैं ये बफर जोन। ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन बियर्स आर लाइकली टू बी परमिटेड कंटिन्यू इफ दिस डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बफर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ कुछ परमिशन यहाँ पे दिया जाता है अगर उस जगह का इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उनको अफेक्ट ना करे, उनको अगर नष्ट ना करे, ऐसा ही ह्यूमन एक्टिविटीज का परमिशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो बफर जोन में मेनली काम क्या क्या होता है, बफर जोन का मेन काम जो है कोर जोन जो है उनको प्रोटेक्ट करना। तो कोर जोन में जो जो काम नहीं हो पाता है वो सब काम बफर जोन में होता है एंड इसलिए वो कोर जोन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बहुत सारे रेस्टोरेशन वगैरह, टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, इन सब काम के लिए हम कोर जोन बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सब काम जो है बफर जोन में होते हैं। बहुत सारे रिसर्च एजुकेशनल एक्टिविटीज भी यहाँ पे होता है। कोर जोन पे भी रिसर्च एक्टिविटीज होता है बट वो लिमिटेड होता है क्योंकि उनके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, उनके नेचुरल रिसोर्स जो है उनको अफेक्ट ना करे, ऐसा रिसर्च एक्टिविटीज ही वहाँ पे होता है, नहीं तो अलग जो रिसर्च एक्टिविटीज होता है वो सब बफर जोन के अंदर होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज भी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अफेक्ट ना करे, ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज का ही परमिशन यहाँ पे है, नहीं तो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन कौन सा जोन है, ट्रांजिशन जोन जो है ये है बिल्कुल लास्ट का जो जोन है बफर जोन के साइड में, वो है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन का काम क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का बिल्कुल बाहर का जो एरिया है वो है ट्रांजिशन जोन, आउटर मोस्ट पार्ट। This is a zone of cooperation where conservation, knowledge and management skill are applied and uses are managed in harmony with the purpose of BRs। तो यहाँ पे सब कुछ ही होता है, जैसे कंजर्वेशन, नॉलेज, एडुकेशन, मैनेजमेंट, स्किल, जो बियर्स का जो पर्पस है, बियर्स का जो मेन काम है वो सब यहाँ पे होता है ट्रांजिशन जोन में। दिस इंक्लूड सेटलमेंट, क्रॉपलैंड, managed forest and area for intensive recreation, other economic uses are the characteristics of the region। तो यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, क्रॉप लैंड होता है, जो है सेटलमेंट होता है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होता है, तो ये सब काम जो है इस एरिया में होता है। नहीं तो बफर जोन जो है, कोर जोन है, ये सब एरिया में तो सेटलमेंट बिल्कुल नहीं होता है, क्रॉप लैंड भी नहीं होता है वहाँ पे, एंड जो इकोनॉमिक पर्पस यूज भी नहीं कर पाते हैं हम बफर जोन, कोर जोन को, तो ये सब काम जो है ट्रांजिशन जोन में ही होता है। In buffer zone and transition zone, manipulative macro management practices are used। तो buffer zone and transition zone में manipulative मैक्रो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज होता है। मॉडिफाइड एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप आर इंक्लूडेड एज रिहेबिलिटेशन एरिया टू रिस्टोर द इकोलॉजी इन ए वे दैट इट रिटर्न सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ का जो डिग्रेडेड जो लैंड एरिया है, जहाँ पे हम पेड़ पौधे भी नहीं लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पज उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनको दिया जाते हैं रेस्टोर करने के लिए एंड उनका इकोलॉजी उनको ठीक करने के लिए, जैसे वो एरिया से भी आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न में पा सको, इसलिए उस एरिया को भी अच्छे से डिजाइन करे एंड उनको अच्छे से उनका नेचर जो है फिर से वहाँ पे करे, मतलब ठीक करे, उनको डिग्रेडेड लैंड से अच्छा लैंड बनाए। द 3 जोन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन मेनी डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू मीट लोकल नीड्स एंड कंडीशन। तो अलग अलग बियर्स में ये 3 जोन अलग अलग पर्पस यूज होता है, उन जगह का नीड एंड जो लोकल नीड्स से लोकल पीपल है उनका जो मतलब ज़रूरत है उनके ऊपर बेस करके ही ये 3 जोन जो है यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया 3 जोन का काम क्या है। एक तो बिल्कुल बीच का जो एरिया है वो है कोर जोन, हम यहाँ पे डायग्राम पे दिखाते हैं, ये है बायोस्फीयर एरिया का जोनेशन डायग्राम। जो बिल्कुल मिडिल का जो एरिया है, ये जो डीप ग्रीन कलर का है, ये है कोर एरिया। उनके बाद
थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का जो है वो है बफर जोन, उनके बाद बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का जो है वो है ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन के अंदर क्या क्या काम होता है हमने अभी डिस्कस किया। ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये बिल्कुल कंजर्व करते हैं जो स्पीसीज जेनेटिक लैंड जो स्पीसीज जेनेटिक स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है एंड प्लांट स्पीसीज है, सबको ये कंजर्व करते हैं ये कोर एरिया। एंड बफर जोन का काम क्या है, ये बफर जोन यहाँ पे मेनली रिसर्च वगैरह, एजुकेशन, नॉलेज ये सब होता है यहाँ पे। इसका मेन काम है कोर एरिया को प्रोटेक्ट करना, इसलिए कोर एरिया पे नहीं हो पाता है ऐसा काम जैसे फिशिंग, ग्रेजिंग, टूरिज्म, ये सब बफर एरिया में होता है। ट्रांजिशन जोन जो है, ट्रांजिशन जोन बिल्कुल बाहर का जो एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे मोस्टली ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, ये सभी काम यहाँ पे होता है। ह्यूमन सेटलमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर, टूरिज्म के पर्पस ये यूज होता है, मॉनिटरिंग के पर्पस यूज होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पस भी ये यूज होता है। तो ये सब पर्पस ही ये यूज होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ये गया बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा जोनेशन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। तो सभी जोन का काम क्या क्या है, सभी जोन के अंदर अलग अलग काम होता है, तो वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के पार्ट में बस यही तक ही है। आई थिंक आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसका काम क्या है, इनका फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्ल्ड में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड नेटवर्क में, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक ये जो पार्ट है आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।